रहीम। एक जो क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं तो मैं सोचा कि ऑन कैमरा में सबको ये बताऊं ऐसे के हवाले से कि थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन से पहले लिखनी चाहिए या आउटलाइन से पहले इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। तो याद रखें कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे है। और मैं हैरान हूँ कि एक दफ़ा मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि एक टीचर जो कि सीएसपी ऑफिसर भी थे, वो थीसिस स्टेटमेंट को सिखाने के 25,000 रुपये ले रहे थे और लिखा हुआ था कि थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर आपकी इतनी क्लासेस होंगी। थीसिस स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, जो टॉपिक आपका है उस टॉपिक को एक्सपेंड करना, दैट इज़ कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट विद इन 3 और 4 सेंटेंसेस। क्योंकि मेन आइडिया है वो जो लीड करेगा आपके एसे को। आपका टॉपिक ही आपको बताएगा कि थीसिस स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। और हमारे ज़माने में थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती थी, ये कोई 5-6 साल पहले किसी ने शोजा छोड़ा थीसिस स्टेटमेंट का और उसके बाद फिर छेड़ पड़ गई। अदरवाइज़ मुझे याद है कि मैंने 2 दफ़ा सीएसएस के पेपर्स दिए, दोनों दफ़ा ऐसे बड़े कन्वीनियंटली पास किया और दोनों दफ़ा ना मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी और ना ही किसी भी किस्म की कोई आउटलाइन लिखी थी। क्योंकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि आपने बस स्टार्ट करना है, कोई हेडिंग नहीं, और ये हमारी घुट्टी में पड़ गई होती है चीज़। तो लेटर ऑन बिकॉज आई डिडंट गेट एनी गाइडेंस फ्रॉम एनी अकेडमी, तो इस वजह से जब मैं ऐसे राइटिंग के लिए बैठा तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आउटलाइन भी लिखनी होती है। मैंने तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कोई आधे घंटे की या पौने घंटे की, और उसके बाद फिर मैंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया शुरू से, और बीच में हाँ अंडरलाइन किए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसे पास करता, उस वक्त भी लोग आउटलाइन लिखते थे और हेडिंग्स लगाते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं लिखा तो मैं पास हुआ हूँ। और नो डाउट उसके बाद भी जब ये आउटलाइन लिखने का बड़ा रवाज था, एक मेरी स्टूडेंट थी जो कि आउटलाइन ना लिख के आई थी फिर भी उसने पास किया है। तो याद रखें कि ऐसी चीज़ों से आपके एग्जामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने थीसिस स्टेटमेंट पहले लिखी है या वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दी है, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट की एक्सपेंडेड फॉर्म ही आपका इंट्रोडक्शन होता है। थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली इज योर इंट्रोडक्शन और वो ब्रीफ फॉर्म में होती है। और इंट्रोडक्शन, चूँकि ओ लेवल को मैं काफ़ी अरसा पढ़ाता रहा हूँ, लाहौर में भी, यहाँ पर भी, बीकन हाउस सिटी स्कूल, जगह जगह पर। जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में लेक्चरर जब हुआ तो उससे पहले मैं को तकरीबन 14 ईयर्स ओ लेवल पढ़ा चुका हूँ। तो उसमें हमने यही देखा था कि जो ये छोटी छोटी चीज़ें ये बच्चों को हम पढ़ाते होते थे, और ओ लेवल में ये स्टूडेंट्स को हम बताते थे, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड की बुक्स में लिखा हुआ है कि आप 2 इंट्रोडक्शंस भी बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका इंट्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दिस इज रिकमेंडेड, दिस इज सजेस्टेड बाय मेनी ऑथर्स कि आप 2 इंट्रोडक्शंस भी बना सकते हैं। एक छोटा सा थीसिस स्टेटमेंट वाला इंट्रोडक्शन बना लें जिसको कहते हैं एक्सपेंड द आइडिया इन द टॉपिक में जो आइडिया उसको एक्सपेंड करें, और ज़्यादा लंबा नहीं, 3-4 बड़ा क्रिस्प सा। और दूसरा जो टॉपिक है, अगर आपके पास बैकग्राउंड है या कोई हिस्टोरिकल कोई चीज़ है तो आप उसमें टॉपिक में। तो इंट्रोडक्शन इज सिंपली लॉजिकल स्टार्ट। अब वो लॉजिकल स्टार्ट मेरा डिफरेंट हो सकता है, आपका डिफरेंट हो सकता है, वो 6 डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉजिकली उसको स्टार्ट किया, ऐसे लगे जैसे कि आपने पहला स्टेप लिया ऐसे लिखने के लिए, तो वो ठीक है। कोई इंट्रोडक्शन के लिए कोई पहाड़ नहीं गिराना पड़ता है। और सिंपली अगर आपने उसी टॉपिक को पकड़ के उसको एक्सपेंड कर दिया है तो वो भी आपका टॉपिक स्टेटमेंट, उसको आप थीसिस स्टेटमेंट बोल देंगे। जैसे कि आपको अक्सर टीचर्स पढ़ाते होंगे पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक। अब पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक में एक टॉपिक सेंटेंस होता है कि आपने टॉपिक को जब ओपन करना है हर पैराग्राफ को, तो आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है, यानी कि उस पैराग्राफ का थीम लिखना है। इसी तरीके से पूरे एसे का जो थीम है उसको थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो सिंपल 3 से 4 सेंटेंसेस हो जाएंगे उसमें। और अच्छा, ये भी मैंने देखा है अक्सर जो टीचर्स हैं, हालांकि हम 4th ग्रेड
या 5th ग्रेड को पढ़ाते थे किसी ज़माने में, बीकन हाउस में, सिटी स्कूल में, टॉपिक सेंटेंस, लिंकिंग आइडियाज़, कंक्लूडिंग सेंटेंस, इंटेग्रिटी ऑफ द पैराग्राफ, ये सब पढ़ाते थे। और अभी आकर स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं CSS की बहुत सारी एकेडमीज़ में यही चीज़ें। हालांकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सबकॉन्शियस में बैठी हैं और आप उसको ऐसे को बना लोगे। सिर्फ आपके टीचर को एक चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है कि वन आइडिया वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ एक आइडिया। और एक आइडिया कौन सा है? वो जो आपने आउटलाइन में मेंशन किया है, उसी आउटलाइन का एक आइडिया आपका एक पैराग्राफ में होगा। इसी से ही आपके पैराग्राफ की इंटेग्रिटी जो है वो इस्टेब्लिश रहेगी। बाकी आप थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहते हो लिखो, आप आउटलाइन लिखना चाहते हो पूरा पूरा सेंटेंस बनाकर लिखो, आप पूरा सेंटेंस नहीं बनाना चाहते हो, आप फ्रेज में लिखना चाहते हो, जैसे कि आउटलाइन लिखते हो आउटलाइन बिफोर हैंड, वैसे लिख लो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एग्जामिनर को इन चीज़ों से। आपके एग्जामिनर को फर्क क्या पड़ता है? नंबर 1, रेलेवेंट हो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड। हम तो अपने स्टूडेंट्स को ये बताते थे और अभी भी CSS में ये बताते हैं, उसको तो O लेवल में बताते थे, अब हम यहाँ बताते हैं कि कम टू द पॉइंट राइट इन द बिगिनिंग। लंबी जोड़ी बैकग्राउंड्स मत खींचे। कुछ स्टूडेंट्स की आदत है कि वो लंबी बैकग्राउंड 2-3 सफ़े खींचने के बाद फिर पॉइंट के ऊपर आती हैं। दैट इज रॉन्ग। आपने शुरू से ही रेलेवेंट होना है, अपने पॉइंट पे आना है, क्योंकि आपके एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है। हमारे उस्ताद बताते थे, रजी आब्दी साहब, कि आज के उस्ताद के पास टाइम नहीं है कि आपकी लंबी लंबी बैकग्राउंडों को देख सकें, और आप शुरू में ही उसको बता दें अपना मकसद। इसीलिए शायद किसी ने थीसिस स्टेटमेंट निकाली हो कि थीसिस स्टेटमेंट जो मेन आइडिया हमने ये बता देना है कि हम पूरे एसे में क्या लिखेंगे, बिकॉज योर थीसिस स्टेटमेंट डिटरमाइंस व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन एन एसे। तो उनके ख्याल में वो खुद बताते, क्योंकि वो खुद भी एग्जामिनर थे, वो कहते थे कि जो एग्जामिनर्स हैं वो उनके पास कभी कभी टाइम भी नहीं होता और वो सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन चेक करते हैं और उसके बाद फिर बाकी चेक नहीं करते, क्योंकि टाइम जब कम होता है, टारगेट पास होता है, तो फिर उन्होंने फटाफट मार्क्स देने होते हैं या फिर रिजल्ट देना होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है, जब हम BA के पेपर्स चेक कर रहे होते हैं, मास्टर्स के चेक कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है कि हमें टारगेट पूरा करना है, तो फटाफट हम क्या करते हैं कि बस एक नज़र मारते हैं और देखकर। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि जब आपके पास ज़्यादा बर्डन हो तो एग्जामिनर्स कभी कभी ज़्यादती वैसे उनसे हो जाती है, ये सारे एग्जामिनर्स मानते हैं कि हमसे ज़्यादती हो जाती है, लेकिन आउटलाइन ज़रूर वो चेक करते हैं। और कुछ जो, जैसे मैंने आउटलाइन नहीं लिखी, तो मैं ये सोच सकता हूँ, मेरे ज़हन में ये बात आती है कि हो सकता है कि आउटलाइन लिखी, उसको आउटलाइन नहीं मिली, तो उसको मजबूर किया मैंने कि पढ़ो, और जब उसने बीच बीच में पढ़ा तो उसको लगा कि यार इसने अपनी जेन्युइन ओपिनियन दी है, और उसके बाद इसने बोरोड आइडियाज़ नहीं लिखे, इसने क्रिटिकल, उसने मार्क्स दे दिए होंगे मुझे। इसी तरह से आप लोगों ने भी इस चीज़ को ख्याल में रखना है कि आप रेलेवेंट हो right from the beginning till end. You will have to be relevant to the topic. Number one thing, that is very important. Second thing is your arguments, and your arguments based upon your genuine opinion, your own opinion. ऐसा लगे कि ये genuinely आप create कर रहे हो, और नॉलेज बेस रिफ्लेक्ट हो जाती है आपकी जेन्युइन ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करने में। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास नॉलेज पहले तो था, आपने लिखा इस्लाम में औरत का मुकाम, ठीक है, द प्लेस, सोशल एंड इकोनॉमिक प्लेस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। आपके पास ये नॉलेज तो बचपन से था कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, द पैराडाइज लाइज एट द फीट ऑफ द मदर, ये तो आपके पास नॉलेज था। हाँ, अब आपने CSS में उसको कैसे लिखना है ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी क्रिएटिविटी है। आप कैसे लिखोगे? द हाईएस्ट अबोर्ड फॉर विच द मोस्ट राइचियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन द हिस्ट्री हैव सॉट आफ्टर इज अ पैराडाइज, जिसमें सेंट्स, amongst them were saints and prophets and the spiritual leaders. They have always sought after one thing, that is paradise. Paradise is the highest destination for them, but this highest destination for which they have made so many sacrifices in
life does not occupy the place above the feet of the mother, a woman who is a woman. That is why Islam has raised symbolically the status of a woman in society by placing that highest destination of the prophets and saints at the feet of the mother. अब आपने यही आइडिया जो आप तीसरी क्लास में चौथी क्लास में सीखते रहे हो, आपने अपने वर्ड्स के साथ अपनी क्रिएटिविटी के साथ आपने क्या किया, उसको डिफरेंट बना के पेश कर दिया. इसी को कहते हैं समथिंग डिफरेंट. तो बात शुरू हुई थी थीसिस स्टेटमेंट से. तो थीसिस स्टेटमेंट आप पहले लिखते हो या फिर थीसिस स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन बना के आप बाद में लिखते हो, दो इंट्रोडक्शंस लिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप रेलेवेंट रहने चाहिए, आपके जेन्युइन आर्गुमेंट्स होने चाहिए जो लगे कि आपके अपने क्रिएटिव. और तीसरे नंबर पर अपनी लैंग्वेज, आपके एस या यस ठीक नहीं है, आपका डज और डू ठीक नहीं है, आपका सिंपल छोटे छोटे मिस्टेक्स हो रही हैं जो कि बेसिक ग्रामर की मिस्टेक्स हैं. तो ये मैं एक प्रोफेसर हूँ, ज़्यादातर सीनियर प्रोफेसर ही आपके पेपर्स चेक कर रही होती हैं. CSPs मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तक कोई एग्जामिनर बने हैं, अगर बने हो तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी के और मुख्तलिफ कॉलेजेस के इंतहाई सीनियर प्रोफेसर्स आपके पेपर्स चेक करते हैं. तो बीइंग प्रोफेसर मैं उनकी साइकी को ये समझता हूँ कि अगर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी आ रही हैं और बार बार आ रही हैं, रेपिटेटिवली आ रही हैं, और इससे वो बग होंगे, इससे लगेगा कि यार आपकी सिंपल और बेसिक लैंग्वेज भी ठीक नहीं है, तो आप कैसे CSS के इस मैदान में आ गए. तो ये तीन चीज़ें रेलेवेंट होने चाहिए हो आपके आर्गुमेंट्स और जेन्युइन आर्गुमेंट्स होने चाहिए, क्रिएटिविटी, और तीसरे नंबर पर आपके लैंग्वेज जो बेसिक ग्रामर है कम से कम वो तो ठीक हो. तो ये तीन चीज़ें आपकी बेहतर होनी चाहिए. बाकी थीसिस स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें ये सानवी चीज़ें हैं.